तो मैं ओम्स लॉ से स्टार्टिंग करता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए। ओम्स लॉ, if the physical condition of a conductor remain unchanged, then potential difference across the conductor is directly proportional to current flowing through it. तो हमने कहा था कि V प्रोपोर्शन टू I और V इक्वल टू IR था। इस R को हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस, और इसकी इक्वेशन क्या बना कर लाए थे, LM/NE²A × लास्ट वाले चैप्टर में जो आप देखोगे लास्ट वाले स्लाइड पर, तो रेजिस्टेंस ये मिल रहा है। या फिर मैं पहले एक बार जनरल इक्वेशन पूरी लिख देता हूं। V प्रोपोर्शन टू I था और हमने इक्वेशन बनाई थी LM/NE²A × I। ये जो है LM/NE² here, इसको हमने कहा था बच्चों कांस्टेंट, ठीक, और इसी का नाम हमने रखा था R रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू IR होता है, ये सिचुएशन, ठीक, और R की वैल्यू आ गई। तो इसे हम ओम्स लॉ की कंडीशन बोलेंगे कि फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज। अब अगर मैं इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाऊं, टू वेरीफाई ओम्स लॉ, तो मान लीजिए कि एक बैटरी, ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। डन, यस सर। तो ये बैटरी है, यहां मैंने क्या करा, एक रियोस्टेट लगाया, इसे हम कहते हैं RH रियोस्टेट। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिस तरह से आपके फैन का रेगुलेटर है ना, उसी तरह से होता है। तो आप जब फैन के रेगुलेटर को रोटेट करते हो तो उसके अंदर क्या होता है ना, स्पीड चेंज हो जाती है। तो मीनिंग क्या है, वोल्टेज या करंट चेंज कर रहा हो, ये रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका दूसरा नाम कभी कभार पोटेंशियल डिवाइडर भी रखा जाता है। नेक्स्ट टर्म जो मंडे को होगा उसमें आपको इन सारे डिवाइसेस के पहले से आपको इनके जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो भेज दूंगा, क्योंकि लैब में होते तो हम एक बार को कर लेते। यहाँ हमने की लगाई, ये की है, इस जगह पर एक एमीटर लगाया,
ध्यान रखिएगा पॉजिटिव, ये बिल्कुल जैसा मैं कर रहा हूं लैब में आप ऐसे ही करेंगे। ए फॉर एमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर इन करंट। ठीक है, एक आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ये लाइन में करंट को फ्लो होने देगा, कोई ऑब्स्टिकल नहीं देगा। इसके साथ में मैंने यहां पे लगाया एक वोल्ट मीटर। सर्किट को, लाइन को कंप्लीट कर दिया। ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मीटर है, यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होगा, आइडियल वोल्ट मीटर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक, जिस वायर पर हम वर्कआउट कर रहे हैं उस वायर को हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में अटैच कर देते हैं। ठीक, ये रेजिस्टेंस वायर है। अब मैंने आपसे कहा कि वोल्ट मीटर जो है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो इसमें से करंट कभी पास नहीं होगी, तो करंट क्या करती है ना, ये वोल्ट मीटर से कभी भी करंट नहीं जाएगी। आप जैसे जैसे रियोस्टेट को चेंज करोगे वैसे वैसे एमीटर की रीडिंग चेंज होगी, और एमीटर की रीडिंग चेंज होगी तो यानी कि इस वायर में आने वाला करंट चेंज होगा। अगर इस वायर में करंट चेंज होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर बनने वाला पोटेंशियल चेंज होगा। तो आप उसको क्या करोगे, V और I को दोनों को रिकॉर्ड करोगे। इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, सीरियल नंबर, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि दिस इज I, दिस इज V। हम इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस लेके चलते हैं और यहां कैलकुलेट करते हैं स्लोप। अब स्लोप क्या करेंगे कि यहां पे तो ऑब्जर्वेशंस आ गई। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर करंट रखेंगे, वाई एक्सिस पर वोल्टेज। यहां पर आई हुई सीरियल ऑब्जर्वेशंस के लिए हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इस ग्राफ का जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे I1, इसके लिए वोल्टेज है V1, एक और पार्ट मान लिया हमने I2, इसके लिए वोल्टेज हो गया V2। अगर यहां चेक करेंगे हेयर, जो V1 अपॉन I1 की वैल्यू आएगी वही V2 अपॉन I2 की वैल्यू आएगी, यानी कि इन सारी जगहों पर स्लोप की वैल्यू सेम आ रही है, और इसीलिए इसको ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन मानेंगे। अब जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे dV और यहां लिख देंगे di। तो स्लोप को आप ऐसे भी डिफाइन करोगे, तो स्लोप इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, इट इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस। ये इसका ग्राफ बनेगा, ये इसकी मेजरमेंट होगी। अब एक चीज को हमेशा याद रखो, किसी भी ग्राफ से दो ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है जिसको आप कहते हो स्लोप, आपने स्लोप कैलकुलेट कर,
दूसरा क्या कैलकुलेट करते हो? क्यों भाई? दूसरी कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे? एरिया। एरिया है ना? अब इसका एरिया कैलकुलेट करें। एरिया अंडर ग्राफ। अगर मैं इसका एरिया देखूं तो ये जो बन रहा है इसका नाम रख लो एबीसी। ये ट्रायंगल है। देन एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एबी में कौन है? एबी में चेक करो डी आई, और बीसी में कौन है? डी। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे लिए बन गया 1/2 टी वी इंटू आई। डीवी को अगर मैं वी मान लूं और वी आई को मान लूं तो ये एरिया बन गया। अब अगर मैं इसकी यूनिट पुट करूं तो जरा गौर से देखो, वी का मतलब होता है वी इज पोटेंशियल, दिस इज वर्क ऑन पर यूनिट चार्ज, और ये करंट है आई। मैं इसको और स्प्लिट करूं तो डब्ल्यू क्यू को मैं लिख सकता हूं आई इंटू टी इंटू आई। आई से आई कैंसिल हो गया, ये आ गया डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू अपॉन टी का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप इसका नाम रख सकते हो एरिया। से क्या मिला आपको? इलेक्ट्रिकल पावर। गॉट इट? तो हमेशा याद रखो, अगर आप वीआई वाले ग्राफ में स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप से आपको मिलता है नंबर 1 स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ। ध्यान रखना वी वाई एक्सिस पर, आई एक्स एक्सिस पर। तो स्लोप आपको देता है रेजिस्टेंस, और एरिया ये आपको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक पावर। गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट? चेक कर लीजिए एक बार जो मैंने लिखा है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। दिस इज योर पेज नंबर 1। यू विश टू राइट इट डाउन? नोट करेंगे इसे? यस सर। डन?
ध्यान यहां तक हो गया, पेज नंबर 2 तक बेटा। Yes. पेज नंबर 3 डन। 4 पे चलूं। Yes. All of you have noted down? Yes, sir. Yes, sir. क्या बताता है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ये बेसिकली आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिकल। अब इसका मेजरमेंट क्या है? रेजिस्टेंस। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स moves through the conductor under a potential difference, then these electron collides with atoms and surface of conductor. These collisions are basically termed as resistance. इसी को रेजिस्टेंस मानते हैं। जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आप कोलिजन कम कर दीजिए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर। आर इक्वल टू जनरल इक्वेशन के आई एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए इनटू टॉ। यानी कि अगर देखा जाए तो आर हेयर आर प्रोपोर्शन टू एल है। नहीं, आर इज प्रोपोर्शन टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम।
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। और लास्ट आ जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। ये जो टॉ है ना, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक बार फिर से बोलकर चलना, दिस इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये जो टाइम है किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन टेम्परेचर। कैसे, बात को देखेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, देन एटॉमिक वाइब्रेशंस will increase. So the rate of collision will increase. Hence resistance will increase. Got it? ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो मैंने लिखी है कि इट डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन टेम्परेचर। तो रिलैक्सेशन टाइम टॉ इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। खूब डिस्कशन होता है इस पर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटॉमिक वाइब्रेशंस इंक्रीज कर जाएंगे, एटॉमिक वाइब्रेशंस, देन एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीजेस। एटॉमिक वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गए तो रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम विल रिड्यूस। ठीक। तो डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस इन 4 क्वांटिटीज पर, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं किसी एक ही मटेरियल की बात करूं, अगर किसी ने नोट करना है नोट कर लो, इसे करना है? यस सर। हाँ, नोट कर लीजिए। फिफ्थ पेज दिखा दो। नेक्स्ट वाला। यस सर। Yes, sir. इसकी यूनिट सेकंड होगी क्योंकि टाइम है, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। लास्ट वाला नोट कर लिया पूरा आपने, ये वाला? यस सर। गुड।
तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये तो बात आ गई रिलैक्सेशन टाइम की। ठीक, अगर किसी एक गिवन मटेरियल की बात करी जाए, एक ही मटेरियल, यानी कि उसके लिए n की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो गया। अब कितनी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था, 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो R जो होगा डिपेंड करेगा L पर और इनवर्सली हो जाएगा E। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो L अपॉन E हो जाएगा। चेक करो मैंने सही लिखा है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, तो R प्रोपोर्शन टू L हो गया, R इनवर्स ऑफ A हो गया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो, इस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, रो को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा R अपॉन L। अगर गौर से देखो तो आपने R की वैल्यू तो ये निकाली थी, ये थी। अगर मैं R की वैल्यू को यहां पुट कर दूं, R के बदले LM अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टॉ, सिंस R इक्वल टू LM अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टॉ, तो रो के बदले R ये आ गया, A ये आ गया, L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो रो का फॉर्मूला आ गया M ओवर NE स्क्वायर। आप देख सकते हो ये जो रेजिस्टिविटी है, सो रेजिस्टिविटी अब केवल दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। सो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर 1 n नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब किसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2 टॉ, टॉ का मतलब क्या था, टेम्परेचर, है ना। नंबर 2 टेम्परेचर। तो सर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है 4 क्वांटिटीज पर, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है केवल 2 पर। अब एक कॉपर का वायर लीजिए, कॉपर की लेंथ अलग कर दीजिए, कॉपर का एरिया अलग कर दीजिए, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन सर उसका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर है मतलब कॉपर है। अब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर कहीं पे भी ले जाइए, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, बाहर कहीं पर भी ले जाइए, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इज दिस क्लियर? ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसको हम ओम कहेंगे और ये इसका सिंबल होता है। ठीक, तो आप यहां से एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू आर के लिए ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, दिस इज ओम इंटू मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक, डेफिनेशन फ्रेम करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बस 1 मिनट और लूंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे मालूम है लगातार 3 पीरियड से फिजिक्स पढ़ते हुए थक गए, मैं यहीं ऑफ कर दूंगा, घबराना नहीं। ठीक, अगर कहोगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अगर चाहोगे रिलैक्स करिए। if A equal to 1 meter square, rho equal L equal to 1 meter, then rho equal to R. So
resistivity is equal to resistance of a wire whose length and cross-section area are unit. So this is the value of the resistivity. इतनी बात समझ में आई बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पर, लेंथ पर। ठीक, किसके लिए? किसी एक गिवन मटेरियल के लिए। अगर गिवन मटेरियल है तो उसके लिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। गॉट इट? नोट कर लीजिए। और इतना पढ़ा रहा हूं, अगर इसे नोट कर लिया हो तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। Thank you, sir. ओके बेटा, जीते रहो बच्चों। नोट कर लिया बेटा सबने? Thank you, sir. जीत लिया। प्रज्ञा नोट कर लिया बेटा पूरा? अनन्या? Yes, sir. ठीक है बच्चों, Yes, sir. ठीक है बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir.